like a Hellcat. कैसे था भारत में छठी ईसा पूर्व से लेकर चौथी ईस्वी तक, जो कि MHI 6 के अंतर्गत है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल इग्नू के एग्ज़ाम में बार बार आता रहता है, उसके बारे में हमें जानकारी लेना है। तो वर्ण की अवधारणा हमें मिलती है धर्मशास्त्रों से और उन स्रोतों से। इसका जो वर्णन दिया गया उन स्रोतों में, इसकी पुष्टि अन्य शास्त्रों से हमेशा ही नहीं होती। तो ये जो अवधारणा यहाँ पर धर्मशास्त्र में मिला है, वह हर जगह एक जैसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग तरह का है। उसकी पुष्टि अन्य स्रोतों से नहीं होती और कहीं कहीं तो इसका खंडन भी होता है। वर्ण की अवधारणा धर्म की अवधारणा से घनिष्ठ रूप से जुड़ी है और यहाँ धर्म को सार्वजनिक विधान के रूप में समझा जाना चाहिए। तो धर्म एक सार्वजनिक विधान है। किसी एक हम धर्म जैसे हिंदू धर्म और मुस्लिम ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत ऐसा भी माना जाता है कि हिंदू जो धर्म है उसको धर्म माना जाता है, बाकी सबको संप्रदाय ऐसे कह देते हैं। धर्मशास्त्र में कहा गया है समाज 4 श्रेणियों में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो 4 वर्ण थे, ये अपने कर्म के अनुसार बांटे गए थे। चार वर्ण से जुड़ा था और 5वां वर्ण वहाँ से जुड़ा, जो कि अछूत है, अनटचेबल हैं जो सब लोग। पहले 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद 5वां वर्ण आया जो कि अस्पृश्य और अछूत है, अशुद्ध माना गया। और सामाजिक ढांचे की यह संकल्पना जो दिया गया, इसके कारण क्या हुआ समाज में, समझा है कि इसके बाद ये 5वां वर्ण जोड़ा गया। इसके कारण क्या हुआ कि एक सामाजिक श्रेणी के रूप में ये भी आया। और उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख केवल इस अंतिम मंडल में मिलता है और ऋग्वेद के अन्य भागों में से यह गायब है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। क्या मिलता है? जो 5वां जो आया था वर्ण, पहले था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण था पहले। उसके बाद 5वां वर्ण आया, अस्पृश्य उसको कहा गया, अनटचेबल्स कहा गया वो। तो सामाजिक ढांचे की ये जो संकल्पना है कहाँ से मिला? इसकी जानकारी मिला ऋग्वेद से। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, उसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिला। इस 10वें मंडल के बारे में यह माना जाता है कि इसे बाद में जोड़ा गया। तो ये जो 10वां मंडल बाद में जोड़ा जाने के बारे में कहा गया है और एक सामाजिक श्रेणी के रूप में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख केवल इस अंतिम मंडल में मिलता है और ऋग्वेद के अन्य भागों में यह गायब है। बाद में मनु ने वर्ण की और उनसे जुड़े व्यवसायों की सूची दी है। हालांकि अन्य हिंदू स्रोतों में समकालीन समाज की एक श्रेणीबद्ध सामाजिक संरचना को माना गया है, फिर भी इस बात के पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि मनु द्वारा वर्णित वर्ण व्यवस्था से मिलते जुलते हैं। मनु ने जो वर्ण व्यवस्था दिया है ये उसके साथ मिलते जुलते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि अन्य हिंदू स्रोतों में समकालीन समाज की यह श्रेणीबद्ध सामाजिक संरचना माना गया है। तो मनु ने जब दिया था उसके पहले भी ये मिला था और उसके बाद ये जो वर्ण व्यवस्था आया, इसीलिए कहीं की माना था कि मनु ने दिया है। उसके बाद कहा गया कि पहले था तो मनु के द्वारा ये बनाया गया नहीं है, दिया गया नहीं है। तो यदि वर्ण व्यवस्था सामाजिक समूह की आरोपित श्रेणीबद्ध परत के रूप में काम करती तो इन 4 मुख्य समूह और अन्य संयोजनों के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट और विशिष्ट रह गया होता। अगर थोपा गया होता किसी के ऊपर जबरदस्ती तो बहुत डिस्टेंस दिखाई देता, लेकिन ये काम के अनुसार था तो ज़्यादा
इसको लेकर मतभेद नहीं है। किंतु विचित्र बात यह तो है कि जहाँ ब्राह्मणों और अस्पृश्य की पहचान आमतौर पर स्पष्ट है, वही मध्यवर्ती समूह के उल्लेख अक्सर विरोधाभासपूर्ण नहीं तो भ्रामक तो अवश्य ही लगते हैं। धर्मशास्त्र से इतर स्रोतों में जो अनेक उदाहरण मिले हैं, उनमें एक विपरीत स्थिति सामने आती है। बौद्ध धर्म को एक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है जो उत्पीड़ित समूह के प्रति अपेक्षाकृत अधिक सहानुभूति रखती है, और इसने जातिगत उत्पीड़न का एक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समाधान प्रस्तुत किया। बौद्ध साहित्य में किसी को भी ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण अथवा शुद्ध वर्ण का बताकर प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो ये सब देखा गया कि हिंदू धर्मों में ऐसे 4 वर्णों के बारे में बताया गया, लेकिन बौद्ध लिटरेचर में ऐसा नहीं बताया गया। लेकिन बौद्ध धर्म में और उनके लिटरेचर में एक बात था जो कि कहा गया, कुल और जाति के बारे में कहा गया है। वहाँ पर वर्ण व्यवस्था नहीं था, लेकिन कुल और जाति के बारे में रखा गया था, ये नियम रखा गया था। दूसरी ओर क्या रखा गया था यहाँ पर? जाति और कुल शब्दों का प्रयोग वहाँ पर हुआ है, ठोस स्थितियों में अक्सर ही हुआ है। लगता है कि बौद्ध के लिए कुल और जाति के विभाजन ही महत्वपूर्ण थे। विनय पिटक के अनुसार, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, जैसे सुत्त पिटक और विनय पिटक ये उनका ग्रंथ है। तो विनय पिटक में 2 जातियाँ हैं। नीची जाति जिसको हीन जाति माना जाता है, लोअर कास्ट वाले, ये माने जाते हैं यहाँ पर विनय पिटक के अनुसार, और श्रेष्ठ जाति व उक्कट जाति माना गया। बौद्ध ने जैसे कि बुद्ध ने भी इस दोहरे विभाजन को स्वीकार किया है, तो फिर बुद्धदेव ने भी इसको स्वीकार किया था। किंतु अनेक अवसरों पर उन्होंने आध्यात्मिक प्राप्ति के मामले में जाति के संबंध का खंडन किया है। इस प्रकार बुद्ध सामाजिक संसर्ग के जाति और गोत्र के महत्व को तो मानते हैं, किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके विस्तार की संभावना से इनकार करते हैं। एक विशिष्ट बौद्ध ग्रंथ पुराण कश्यप में व्यवसाय, व्यापार, जाति और पंथ के आधार पर 6 सामाजिक विभाजन की अवधारणा दी गई है। क्या है वो 6 अवधारणा? कन्हामी जाति, नीलामी जाति, कन्हामी जाति, नीलाभी जाति, लोहिताभी जाति और हल्दामी जाति। कन्हावी जाति में काली जातियाँ, जिसमें अधिकतर वे जातियाँ होती हैं जो कोई हिंसक पेशा करती हैं, जैसे बकरे का मांस बेचने वाले। तो कन्हावी जाति में जो काटने वाले, मांस काटने वाले लोग हैं, सुअर का मांस बेचने वाले, बहेलिए शिकारी, मछुआरे, डाकू आदि आ जाते हैं कन्हामी जाति में। फिर नीलाभी जाति, यहाँ पर आते हैं नीली जातियाँ, जिनमें भिक्षु आते हैं। लोहिताभी जाति में लाल जातियाँ, जिनमें जैन आते हैं। हलदभी जाति में हलदाभी जाति, इसमें पीली जाति आते हैं, और जिसमें श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ अथवा गृहपति यहाँ पर आते हैं। तो इस योजना में विभिन्न वर्ण यानी रंग समूहों के संदर्भ में समाज की इस व्यापक संरचना का प्रावधान नहीं है, बल्कि इसमें एक निम्न जाति समूह को व्यावसायिक समूह के श्रेणीबद्ध योजना में विलय का भी व्यवस्था की गई है। तो ग्रंथ में निम्न जातियों का व्यावसायिक समूह में वह विघटन जो पुक्कस्क से शुरू होता है, उसे निम्नता के क्रम में संकेतक के रूप में लेना चाहिए। यह योजना कुल मिलाकर मनु की योजना अथवा व्यवस्था की पूर्व पीठिका है, प्रतीत होता है, यही भी प्रतीत होता है। तब बौद्धों के ये जो विश्वास था कि अच्छे व्यवहार और बुद्धिमत्ता का पुरस्कार क्षत्रियों और ब्राह्मण और गृहपति के उच्च कुलों में पुनर्जन्म के रूप में होता है, इसके विपरीत अवधारणा और आचरण की परिणति क्या होता है? अगर अच्छा व्यवहार किया तो ब्राह्मण होंगे, गृहपति होंगे और क्षत्रिय होंगे। अगर बुरे व्यवहार आचरण हुए तो उसकी परिणति में चांडाल, निषाद, देण और पुक्कस के निम्न कुलों में पुनर्जन्म के रूप में होता है।
बौद्ध धर्म में भर्ती के व्यवहार और सिद्धांत से निष्कर्ष जो निकाल गए, सिद्धांत से निष्कर्ष निकालते हुए रीस डेविस, उनका नाम याद रखिए, रीस डेविस यह प्रमाणित करते हैं कि बौद्ध संघ में जाति कोई निर्णायक मानदंड नहीं था। जाति निर्णायक मानदंड नहीं था, किंतु व्यवहार में बौद्ध धर्म का समतामूलक जो सिद्धांत था, जैसे कि वो जाति और कुल के बारे में कहा है, लेकिन वर्ण के बारे में नहीं कहा, और कहते हुए रंग के आधार पर उन्होंने उस समय डिवाइड किया हुआ था। तो यहाँ पर रीस डेविस प्रमाणित करते हैं कि जाति कोई निर्णायक मानदंड नहीं था, किंतु व्यवहार में बौद्ध धर्म का समानतामूलक सिद्धांत संघ से बाहर जीवन को प्रभावित नहीं से कर सका। इसके लिए क्या हो कि समाज के दूसरे तबकों में और सामाजिक संसर्ग में भेदभावपूर्ण जाति व्यवस्था ही प्रचलित रही। रीस डेविस का मानना था कि यदि बुद्ध के विचार सफलतापूर्वक लागू हो पाते तो सामाजिक श्रेणी और भिन्नताओं का विकास अलग तरह से होता और जाति व्यवस्था विकसित न हो पाती। दूसरी ओर ओल्डनबर्ग कहते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि भी क्या हुआ कि सिद्धांत में बौद्ध संघ में आने वाले सभी व्यक्तियों के समान अधिकारों की मान्यता थी। संघ के वास्तविक संगठन से ही संकेत मिलता था। समान अधिकार था और समता, जैसे भी पहले हमने देखा कि यहाँ समानता अधिकार था, समता रखा जाता था। तो दूसरी ओर और एक जो इतिहासकार हैं वो बोलते हैं ओल्डनबर्ग, वो कहते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि सिद्धांत में बौद्ध संघ में आने वाली सभी व्यक्तियों के समान अधिकार था और संघ के वास्तविक गठन से यही संकेत मिलते हैं कि यह किसी भी तरह से समानता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं था, कि प्राचीन बौद्ध धर्म में कुलीनता के प्रति एक स्पष्ट झुकाव था। इसी प्रकार फिक कहते हैं कि जाति के विकास की बौद्ध धर्म ने किसी भी प्रकार तोड़ा तो यह बाधित भी नहीं किया। तो इतिहासकार ये मानते थे अगर बुद्धदेव का जो विचार था, अगर वो सही तरह से मान लिया गया होता तो समाज में ऐसे असमानता नहीं होता। तो इसी प्रकार फिक कहते हैं कि जाति के विकास को बौद्ध धर्म ने किसी प्रकार तोड़ा तो क्या उसे बाधित भी नहीं किया। चार्ल्स इलियट ने भी अपनी पुस्तक हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म में कहा है कि जहां बुद्ध ने ब्राह्मण के कर्मकांड और दर्शन दोनों पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके समय का बाद यज्ञबलि की व्यवस्था को वह पुरानी प्रतिष्ठा फिर कभी नहीं मिली, फिर भी समाज सुधारक के रूप में वह इतने असरदार नहीं रहे। तो कहते हैं कि ये जो विरोध किया उसके बाद कोई प्रभाव जो पहले था ब्राह्मणों के सब कर्मकांड का नहीं रहा और बुद्धदेव भी ऐसे कोई समाज सुधारक के रूप में नहीं उभरे, असरदार नहीं हुए, पुरानी प्रतिष्ठा फिर कभी नहीं मिली। यज्ञबलि की जो पुरानी प्रतिष्ठा थी वो नहीं मिली, लेकिन ये जो बुद्धदेव जो थे वो इतना असरदार नहीं है, ये इनकी मानना है। तो पुस्तक का नाम क्या है? हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, पुस्तक में चार्ल्स इलियट ने कहा। तो बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवादी कर्मकांडी व्यवस्था का विरोध तो किया, किंतु जाति व्यवस्था का समग्र रूप से विरोध नहीं किया। ई सेनेट भी अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में लिखते हैं कि बौद्ध और ब्राह्मणों के बीच जो टकराव था वह प्रमुख तौर पर प्रभाव जमाने की लड़ाई थी और बौद्ध मत में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका लक्ष्य समूची जाति व्यवस्था को बदलना हो। गुप्त काल के कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों में वर्ण और जाति के संबंध में पूर्ववर्ती स्मृति के नियमों से अलग हटने की बात सामने आती है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक लेख में 2 क्षेत्रीय व्यापारियों का उल्लेख है जो ऊपरी गंगा की घाटी के एक नगर में रहते थे, जबकि उसी शताब्दी के एक और लेख में गुजराती के जुलाहों के एक समूह का उल्लेख है जिन्होंने मालया के अपने नए घर में धीरे धीरे अन्य विभिन्न व्यवसायों को अपना लिया था। यह सामाजिक गतिशीलता उन अनेक प्रामाणिक उदाहरणों से सिद्ध होती है जिनके अनुसार ब्राह्मणों और क्षत्रियों
इन्हें अपने से नीचे की वर्ण के व्यवसायों को और वैश्यों और शूद्रों ने अपने से ऊंचे वर्ग में व्यवसायों को अपना लिया। तो अभी भी वैसे ही होता है ना, जो सब दुकान करते हैं, अभी नौकरी करते हैं, क्या सभी बाकी सब वर्ण से ब्राह्मण वर्ग से नहीं करते? ब्राह्मण भी सभी काम कर रहे हैं, बाकी क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी सभी काम में यहाँ पर जैसे इंटरकास्ट मैरिज भी होता है और सभी काम में एक दूसरे का काम भी कर लिया करते हैं, अभी ऐसा होता है। तो इन्होंने ऐसे ही यहाँ पर दिखाया है, कहा गया है। तो ये जो सामाजिक गतिशीलता है उसको इस काल की आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता में समझा जाना चाहिए। आर्थिक विस्तार तो एकीकृत रूप में सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने निर्वाह आधारित उत्पादन के चरण से विकास करते हुए उस स्थिति में प्रवेश कर लिया जहां वह व्यापार और वाणिज्य का सहारा देने के लिए सामाजिक अधिशेष का उत्पादन करने लगी। जैसे कि हम अधिशेष के बारे में पढ़ते हैं, सरप्लस के बारे में पढ़ते हैं। सरप्लस क्या है? MHI 10 में हमारा आता है, अर्बनिज्म इन इंडिया, अर्बनाइजेशन। सरप्लस वो नहीं है जो बच गया, वो भी नहीं है जो व्यवहार करने के बाद बच गया, और वो भी नहीं है सरप्लस जो ज़्यादा उत्पादन हुआ। सरप्लस क्या है यहाँ पर? सरप्लस वो है, अधिशेष वो है जो शहरों के लोगों के व्यवहार के लिए जरूर आएगा, भले ही ज़रूरत हो गांव के लोगों का। अगर गांव के लोगों के पास दरकार है फिर भी वो शहर के लोगों को जरूर देंगे। इसका कारण क्या है हम MHI 10 में देखेंगे, क्यों वो सरप्लस देंगे। तो यहाँ पर अधिशेष के बारे में भी कहे जाते हैं। तो व्यापार वाणिज्य के सहारा देने के लिए भी सामाजिक अधिशेष का उत्पादन करने लगी। साम्राज्यिक राजतंत्र ने विशाल प्रदेशों को एक एकीकृत राजनीतिक इकाई का रूप दे दिया, जिसमें विभिन्न लोगों, कौशलों और संसाधनों को परस्पर संसर्ग का अवसर मिल गया। क्षेत्रियों को भूमि का अनुदान मिलने से कृषि देश के कोने कोने में फैल गई। जैसे हम MHI 5 में पढ़ते हैं, वहाँ ब्रह्मदेय है, जमीन दिया गया ब्राह्मणों को, और बाकी कुछ नॉन ब्राह्मण जो थे उनको भी जमीन दिया गया है। क्यों देते थे? जमीन इसके लिए देते थे कि कृषि का क्षेत्र व्यापक हो। ब्राह्मणों को देते थे, जितने सारे उस समय नॉन ब्राह्मण थे कुछ उनमें उनको भी दिया जाता था। ऐसे देने के बाद क्या हुआ? कृषि क्षेत्र का भी ज़्यादा बढ़ावा मिला और राजाओं का पावर भी बढ़ा, नाम भी हुआ। ये सब कुछ ऐसे किया गया। तो क्षत्रियों को भूमि का अनुदान मिलने से कृषि देश के कोने कोने में फैल गया। ब्राह्मण समूह को फैलने से इन प्रदेशों को सांस्कृतिक ढांचे में ढाल दिया गया। तो राजा लोग थे जो ब्राह्मण का गांव बसाते थे, बहुत सारे ब्राह्मणों का गांव भी बनवाया गया था राजाओं के द्वारा। मंदिरों के इर्द गिर्द बनाए जाते थे। जैसे कोई बड़ा मंदिर हुआ, बनारस में हो या फिर पुरी में, गुरु जहाँ पर होते हैं उसके आसपास, जैसे शंकराचार्य हुए तो उनके पास भी ब्राह्मण लोग रहते थे पूजन करने के लिए मंदिरों के पास। तो टेम्पल सिटी था, तांजावुर हो आदि सब सिटी जो था, और टेम्पल सिटी के साथ कैपिटल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी हुआ करते थे। तो गुप्त काल के अंत में छोटे छोटे राज्यों के उभर आने से इस प्रकार क्षत्रियों के दर्जे का दावा करने वाले अनेक समूह बना दिए। आर्थिक अवसरों के प्रलोभन में कुछ ब्राह्मणों ने व्यापार को अपना लिया। नई प्रौद्योगिकी और दस्तकारी के कार्यकलापों से वैश्यों और शूद्रों को नए अवसर मिल गए। आर्थिक संसर्ग के इन अवसरों ने सामाजिक नियंत्रण के नए नियमों को जन्म दिया। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, अंतर्विवाह के नियम और कठोर हो गए। जो पहले चार जो जातियां थे, वर्ण थे, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चार वर्णों में शादी होता था। लेकिन उसके बाद सेम कास्ट, जैसे ब्राह्मण के साथ, क्षत्रियों के साथ, वैश्य और शूद्र अपने अपने जातियों में शादी करा सकते थे। तो ऐसे ही कठोर होने लगा, बहुत सारे इंटरकास्ट मैरिज नहीं होंगे, अंतर्विवाह के नियम बहुत कठोर हो गए। हालांकि वर्णों के बीच अंतर्विवाह का उदाहरण जैसे अनुलोम और प्रतिलोम दोनों ही,
निचली जाति में या फिर ऊपर की जाति में, क्षत्रिय ब्राह्मणों की जाति में और ब्राह्मण शूद्र की जाति में पहले होता था, उसके बाद ये नहीं हुआ। ठीक है, तो साहित्यिक जो स्रोत है उसके लिए जा सकते, वहाँ से मिलेगा। हालांकि वर्ण के बीच अंतर्विवाह का उदाहरण भी साहित्यिक स्रोतों से हमें मिल सकता है, फिर भी वे सामाजिक और आर्थिक कुलीनों तक ही सीमित दिखाई देती है। कुल मिलाकर वर्ण व्यवस्था के श्रेणीबद्ध आदर्श को व्यवहार के रूप में कड़ाई से लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि इसमें उचित कार्य निष्पादन के लिए एक जड़ समाज की जरूरत है।